नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो जीके की सीरीज़ है दोस्तों, जनरल नॉलेज की जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोस्तों उसका सेकंड पार्ट है। मैं हिस्ट्री में आपको पहले ही एक पार्ट प्रोवाइड करवा चुका हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और ये सेकंड पार्ट है हिस्ट्री के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं और गारंटेड इसी तरीके के ही आएंगे। तो आपको जीके के पार्ट के लिए बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जीके का पार्ट है वो हमारे चैनल पे आपको प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। तो जो भी वीडियोज आते हैं उनको आपको बार बार देखना है, और हो सके तो आप दोस्तों उनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं पे बेस होते हुए जो एग्ज़ाम आते हैं, तो उनमें उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनके नियर बाई ही पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है दोस्तों कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको किस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है उसी के नियर बाई, तो वो भी मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और दोस्तों जो एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, चाहे पैरामेडिकल का हो या नर्सिंग का हो, तो उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज इट इज पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में हो, उनमें बस थोड़ी सी वैल्यू चेंजेस रहती है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 25 से 30 साल के पिछले, अगर आपने वो सोल्व कर लिए हैं तो आप निश्चित होकर रहिए कि आपकी जो सीट है एम्स नर्सिंग की या पैरामेडिकल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए गए हैं और अभ्यर्थी हैं वो अभी जो सिलेबस है उसी को ही कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और सिलेबस का आप सबको पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड 11th और 12th का, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और इतने कम समय में आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट से बेस्ट यही वे रहता है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सोल्व कीजिए। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अभ्यर्थियों की ये क्वेरी रहती थी कि सर आप इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवाते हो, हिंदी में प्रोवाइड नहीं करवाते हो, दोस्तों मैंने हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के सेपरेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर जिस अभ्यर्थी को इंग्लिश लैंग्वेज ईजी लगती है समझने के लिए, तो उनके लिए इंग्लिश में है, और जिन्हें हिंदी में परचेज करने हैं तो वो हिंदी में ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये होगा कि सर ने बोला है तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो एग्ज़ाम से 5 या 10 दिन पहले देख लेंगे और हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों 300 से 350 या 400 पेजेस हैं, तो वो कवर कर पाना आपका 5 या 10 दिन में इम्पॉसिबल सा है। तो मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, जैसे अगर बायोलॉजी के सेक्शन में अगर 400 पेज हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दोस्तों, ये नहीं कि मैंने एक पेपर ही बनाया है और उसके 3-4 पेज ही हैं। एक पेपर में दोस्तों उसके आंसर भी हैं और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी हैं, डिटेल सॉल्यूशंस भी हैं, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन देके और उनके अगर ABCD आंसर ही दूंगा तो दोस्तों उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा तो दोस्तों उसका आपको आइडिया भी रहेगा, और एग्ज़ाम में हो सकता है कि उसी सॉल्यूशन सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दिया, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो वहाँ सिलेबस है एनसीईआरटी बेट उसी पे लगे हैं तो उसी पे लगे रहिए। और जो स्मार्टनेस के साथ में पढ़ाई करते हैं जो बच्चे, तो उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ को किस टाइम पे रीड करना है। तो इतना आपका जो 1 महीने का समय बचा है दोस्तों, तो उसमें मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। उसके अलावा आप कुछ भी ना पढ़िए, और 100% आपकी एक सीट है वो कन्फर्म हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स BSc नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आप जैसे ही लिंक ओपन करेंगे तो आप लिंक ओपन करते ही व्यू स्टोर आएगा आपके पास में, ये व्यू स्टोर आएगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। व्यू स्टोर आते ही आपको जो भी पैरामेडिकल के अगर फिजिक्स के आपको परचेज़ करने हैं तो आप फिजिक्स का परचेज कर सकते हैं। प्रत्येक के 99 रुपीज़ रखी गई है। हिंदी इंग्लिश सबके इक्वल है, कोई भी इसमें पार्शियलिटी नहीं रखी गई कि किसी के कम है किसी के ज़्यादा है, तो सबकी इक्वल रखा गया है। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पैरामेडिकल के अलग हैं, आपको अलग अलग मिलेंगे, और नर्सिंग के हैं वो अलग मिलेंगे। व्यू स्टोर पे क्लिक करके ये व्यू स्टोर दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आप
जो भी परचेज़ करना चाहते हैं वो प्रीवियस ईयर के परचेज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे ही परचेज़ करेंगे दोस्तों, क्लिक करेंगे लिंक पे तो इस तरीके का आएगा, और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स फिल करके, मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप व्यू स्टोर पे करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सारे जो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 20 से 30 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं दोस्तों बार बार आपको बोलता हूँ, और कुछ अभ्यर्थी इसको लाइटली ले रहे हैं तो दोस्तों वो उनकी इच्छा पे हैं, और जिन अभ्यर्थियों को वास्तव में ही एम्स में अपनी सीट कंफर्म करनी है तो दोस्तों वो ज़रूर इन्हें परचेज़ कीजिए। और अगर आप 1200 से 1500 रुपये आप एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम की फॉर्म फीस फिल कर सकते हैं तो दोस्तों आपके लिए 99 रुपीज़ हैं, वो ज़्यादा नहीं है। अगर 99 रुपीज़ में आपको इतना कंटेंट मिल रहा है और आपकी एक सीट है वो कन्फर्म हो रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाली है। तो और बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके। तो इससे पहले मैंने एक पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंस द ब्रिटिशर्स वांटेड इंडिया टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू फीड इंग्लिश फैक्ट्रीज टू पुश ए पॉलिसी दैट एनकरेज कल्टीवेशन ऑफ। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ए है जूट, बी है इंडिगो, सी है कॉटन और डी है कमर्शियल क्रॉप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी इंडिगो। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में राज करने के लिए, उनका पहला जो मोटिव था वो केवल व्यापार करना था, ट्रेड करना था, उसके अलावा उनका कुछ नहीं था। और उनका 1857 के बाद में जो क्रांति हुई थी उसके बाद में उनका जो मोटिव था वो चेंज हुआ था। उन्हें फिर ये लगा था कि हाँ हमें इंडिया पे राज करना है, शासन में उन्होंने दखलंदाजी स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था कि जो इंडिया में कोठियाँ बनाई थी अपने ट्रेडिंग के लिए, और किले बंदी कर ली थी हर जगह पे, जैसे पुडुचेरी में, सूरत में, आपने अगर कहीं भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री में। तो दोस्तों इसका ये मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में पहले खेती होती थी तो उसको बंद करवाया, और कच्चा माल लेने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको लेने के लिए जो इंडियन फार्मर्स थे उन पे दबाव डाला था, और इंडिगो जो नील की खेती बोलते हैं उसकी खेती करने पे जोर दिया था। अगर इसके अलावा अन्य कोई और खेती करते तो उन पे जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा फार्मर्स पे उन्होंने लाद दिए थे। तो इस वजह से इंडिगो खेती का एक उन्होंने ये पॉलिसी चालू की थी कि अगर इंडिगो की खेती करेंगे तो आपको इसमें टैक्स कम देना पड़ेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, और फिर बाद में इस पर भी ज़्यादा टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। तो इंडिगो खेती है जिसे नील की खेती भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी है राजा राम मोहन रॉय। तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की है वो स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। तो इंडिया की फर्स्ट महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये फर्स्ट रूलर थी, महिला शासक थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने इशू किए? सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, कौन से साम्राज्य ने किए? तो इसमें ए है कुषाण ने, बी है गुप्ताज डायनेस्टी ने, सी है मौर्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा, मौर्य डायनेस्टी बोलते हैं, और डी है द इंडो ग्रीक्स ने। तो इंडो ग्रीक्स ने किए। तो इसमें जो गोल्ड कॉइन्स है सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किए दोस्तों? तो वो किए थे इंडो ग्रीक ने इसमें प्रोड्यूस किए थे। तो डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सी इज रेफर टू इन ओवर नेशनल एंथम। तो कौन से सी का नाम आता है अपने नेशनल एंथम में बोलते हैं? तो ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 25वें का राइट आंसर होगा दोस्तों नो सी इज मेंशन्ड इन इट। तो अपने नेशनल एंथम में है वो कोई भी सी मेंशन नहीं है, कोई भी सी मेंशन नहीं है, सी का नाम नहीं आता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो अपने जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस पे आधारित है? ए ऑप्शन है ग्रेगोरियन कैलेंडर, बी है हिजरी एरा, हिजरी संवत बोलते हैं, सी है शक संवत, और डी है नन ऑफ द
ओल्ड इंडियन एरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शक संवत पे अपना नेशनल कैलेंडर है, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गया इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड बुद्धा वेयर ही वाज बोर्न। मतलब गया में जो लॉर्ड बुद्धा से संबंधित हैं, तो ये किस लिए प्रचलित है कि गया में बुद्धा का जन्म हुआ था, ये ऑप्शन में है, या उन्हें वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, या उन्होंने अपने डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, या उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो 27वें में ऑप्शन चारों मैंने आपको बता दिए हैं। तो 27वें का राइट आंसर होगा अटेंड एनलाइटमेंट। तो उन्हें यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 27वें में राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो लॉर्ड बुद्धा को गया में वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गया बिहार में है, सबको पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नोन एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशियंट इंडिया। तो कौन सा स्थान है जो सेंटर ऑफ लर्निंग, जिसे ज्ञान का केंद्र के नाम से जानते हैं, प्राचीन भारत में ज्ञान के केंद्र के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। इसे प्राचीन भारत में ज्ञान का केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वायलेशन ऑफ द साल्ट लॉ गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड। तो ये गांधी जी ने, इससे पहले भी मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट था, तो गांधी जी का जो नमक आंदोलन हुआ था, नमक तोड़ो आंदोलन, तो उससे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन तो 100% आता है। तो गांधी जी से तो रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि सर एक क्वेश्चन है, उसके लिए हम क्या इतना करें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ही है, वो आपकी सीट कन्फर्म करता है। तो इससे एक क्वेश्चन को भी आप लाइटली ना लीजिए। अगर कहीं से भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपको तुक्के लगाने हैं, तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है, तो तुक्के आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। तो इन वॉयलेंस ऑफ द साल्ट लॉ गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट कॉल्ड। तो कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट। तो उन्होंने मतलब ये किया था जब नमक आंदोलन स्टार्ट किया था कि हमें नम्रता से, जितने भी भारतीय हैं वो ब्रिटिश राज में जैसे किसी क्लर्क की पोस्ट पे कार्यरत हैं या कुछ भी जैसे पुलिस में भर्ती हैं, तो उन्हें ये आह्वान किया था कि आप विनयता की, नम्रता के साथ में आप काम करना बंद कर दीजिए, कुछ भी वोलेशन नहीं करना है आपको, सविनय विनय के साथ में, अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं माननी, जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा जाता है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन केम टू इन इंडियन। तो कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों, कैबिनेट मिशन से भी पूर्व में पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन से जैसे 1947 के जो जितने भी हैं कैबिनेट मिशन हुआ, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो ये प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव हुआ, कैबिनेट मिशन है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। माउंटबेटन योजना है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा बता दूंगा जैसे ही नियर बाई एग्जाम आएंगे। उससे पहले आपको जो मेन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उस पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया था दोस्तों, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही सभा बनाई गई थी। तो इसमें कौन कौन आए थे, तो जैसे अंग्रेज आए थे, तो उन अंग्रेजों ने एक खाका तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा का स्टार्ट हुआ था यहाँ से कैबिनेट मिशन के तहत ही। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल। तो जो केसरी एक पत्रिका थी, समाचार पत्रिका आती थी केसरी, तो उसका जो जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, जब स्ट्रगल चल रहा था, राष्ट्रीय स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम पे इसके एडिटर कौन थे, फाउंडर और एडिटर, जो केसरी समाचार पत्रिका थी उसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केसरी के फाउंडर और एडिटर दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
32 द अर्लीस्ट आयरन एज इन इंडिया हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ, तो अर्लीस्ट आयरन एज जिसे लोह युग कहते हैं इन इंडिया हैज़ बीन किसके साथ में संबंधित है, तो पेंटेड ग्रेव और ब्लैक एंड रेड वेयर और कलर्ड पोट्री नॉर्थन ब्लैक पॉलिश। तो जो लोह युग आया था तो वो किससे संबंधित है, उसमें कौन सी जो स्थापत्य कला है वो संबंधित है, जैसे पेंटेड ग्रे, जिसे ग्रे बोलते हैं धूसर पेंटिंग, या काली और रेड पेंटिंग बोलते हैं, जिसे स्थापत्य कला बोलते हैं। जैसे मटके बनते हैं, मटकों पे पहले क्या होता था, ब्लैक एंड रेड जो स्थापत्य कला थी उसके चित्र मनके होते थे, उन पे चित्र अंकित करते थे। तो उस तरीके की तो जो आयरन एज थी, जो लोह युग था, उसमें कौन सी ये स्थापत्य कला वो संबंधित हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये दूसर थी, ये ग्रे दूसर सभ्यता, दूसर स्थापत्य कला भी से बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। तो नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, तो उस टाइम पे दिल्ली का रूलर कौन था, शासक कौन था, जो मुगल शासक था उस टाइम पे, मुगल शासक कौन सा था दिल्ली का, नादिर शाह का जब इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ था, तो उस टाइम पे कौन था, तो दोस्तों उस टाइम पे था मोहम्मद शाह जफर, मोहम्मद शाह जफर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द अजंता पेंटिंग्स वर डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो अजंता की जो पेंटिंग्स है वो किसके शासनकाल में, किसके समय में अधिकतर बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्ताज के, जो गुप्ता डायनेस्टी, तो गुप्ता काल था उस टाइम पे जो अजंता की पेंटिंग, अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, तो अजंता की पेंटिंग है वो भी गुप्ता के काल में ही बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू फेस द मोहम्मद गजनवी। तो पहला इंडियन रूलर कौन था जिसने मोहम्मद गजनवी था उसको फेस किया, तो उसके साथ में युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग जयपाल। किंग जयपाल रूलर था जो मोहम्मद गजनवी आया था दोस्तों 1000 ईस्वी के अराउंड, तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था, तो किंग जयपाल था। ये था अपने, जैसे ये कश्मीर वाला ये पार्ट हो गया इधर, ये इधर राजस्थान में बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ आपको, तो कश्मीर वाला पार्ट हो गया, कश्मीर के पार्ट में ये अफगानिस्तान वाला, ये पाकिस्तान सिंध वाला ये पार्ट था। तो इस पार्ट में क्या था, यहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, और इस आक्रमण में सबसे पहला जो राजा था वो था किंग जयपाल। ये एक हिंदू राजा था, तो इसके साथ में मोहम्मद गजनवी का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, किंग जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑरेंज रेवोल्यूशन एसोसिएटेड। तो कौन सा देश है जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन से संबंधित है। एक रिवॉल्यूशन हुआ था, एक आंदोलन हुआ था जिसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन है, ये ऑरेंज कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन में। ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 इसमें ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड डफरिन, डी है लॉर्ड हॉर्डिंग। तो दोस्तों एक तो 1857 की क्रांति और महात्मा गांधी से संबंधित, और 1946 1947 का, इससे संबंधित ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको। एक तो 1857 की क्रांति का पूरा पढ़ना है, पूरा मतलब कि जो ऊपर का बेस है वो आपको एक स्टोरी टाइप में है वो सुनना है आपका। अगर आपने स्टोरी भी सुन ली उसकी, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा 1857 के रिवॉल्यूशन से, तो उससे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और एक आता है 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे कौन कौन सी योजनाएं, कौन से मिशन आया था, उसमें कौन कौन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक गांधी जी से रिलेटेड एक नमक कानून हुआ, वो कब आए थे, उन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो ज्वाइन की या नहीं की थी, तो उन्होंने कौन कौन से आंदोलन के जो प्रमुख आंदोलन हैं, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हैं, तो ये उनके जो जितने भी आंदोलन, उनकी आपको ईयर पता होना चाहिए, और उन्होंने अपनी कहाँ से वकालत की, ये सब आपने बचपन में पढ़ा हुआ। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा गांधी जी से रिलेटेड आपको बेस अपना तैयार रखना है, तो इससे आपका एक या दो क्वेश्चन 100% आएंगे दोस्तों,
क्योंकि आपको टॉपिक पता होना चाहिए दोस्तों। हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है कि अगर आप हिस्ट्री की बुक आप लेके बैठेंगे, एंशियंट हिस्ट्री होती है, मिडाइवल हिस्ट्री होती है और मॉडर्न हिस्ट्री होती है, 3 बुक होती है। तीनों में अगर मान के चले कि 600-700 पेज होते हैं, वो 600-700 पेज हैं, आप एंशियंट के मान के चलो, मिडाइवल के और मॉडर्न के, तो वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। 2000 से 2500 पेजेज होते हैं, वो आप इतने कम समय में नहीं कर पाते। तो आप जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बस उन पे आप देख लीजिए, और जो ये वीडियो मैं आपको जो जीके से रिलेटेड दूंगा उनको आपको एक बार देखना है। तो दोस्तों उसके गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय में? तो दोस्तों इसका गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय की। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये संस्थापक है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, तो ये समाज से रिलेटेड है। इसका मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स, फरुखशियार, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम सेकंड। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर असेंडिंग द थ्रोन्स? तो उनकी जो सीक्वेंस में इनको डालना असेंडिंग में। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो इनमें सबसे पहले आएगा जहांदार शाह, फिर आएगा फर्रुखशियार, फिर आएगा मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद में आएगा शाह आलम। तो ये औरंगजेब के बाद में, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो औरंगजेब के बाद में कौन कौन से एम्परर थे, मुगल एम्परर कौन कौन से थे जो थोड़े थोड़े समय के लिए रहते, 1 से 2 साल के बीच में? तो उनकी जो सीक्वेंस है असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो आपको इसमें डालना है। तो इसमें जहांदार शाह है पहले, फिर फर्रुखशियार, और फिर मोहम्मद शाह, और फोर्थ है शाह आलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें इस तरफ दे रखे हैं ये जो व्यक्ति हैं उनके नाम सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, और इधर दे रखे हैं कि ये किससे संबंधित हैं। जैसे मुस्लिम लीग किससे संबंधित है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किससे संबंधित हैं। तो ये इसको मैच द फॉलोइंग करना है। सी है सर तेज बहादुर, और डी है वीडी सावरकर। तो इनका मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें आपको करना है, सरोजनी नायडू है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना है वो मुस्लिम लीग से संबंधित हैं, और सर तेज बहादुर हैं वो लिबरल पार्टी के से संबंधित हैं, और वीडी सावरकर हैं वो हिंदू महासभा के संबंधित हैं। तो इनके ऑर्डर हो जाएंगे, जैसे वीडी सावरकर का हो गया हिंदू महासभा, सर तेज बहादुर का हो गया लिबरल पार्टी, और ऐसे ही सरोजनी नायडू का आईएनसी से हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना का है मुस्लिम लीग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीडी सावरकर का, ऐसे पूछ सकते हैं वीडी सावरकर किससे संबंधित है, हिंदू महासभा से। अब ये पूछ ले लिबरल पार्टी का किससे संबंधित है, उनमें 4 ऑप्शन दे दें, ये चारों के चारों ऐसे। तो इसमें सर तेज बहादुर सप्रू, और मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग से संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी, बस इनका संबंध है उनसे। और सरोजनी नायडू आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेडिकल ट्राई ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग नेम। दोस्तों काफ़ी समय लग रहा है, तो मैं आपको जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ कि ये क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरका शस्त्रा एंड पतंजलि। तो एंशियंट इंडिया में जो ये नाम है ये लिए गए थे एंशियंट इंडिया से। आइडेंटिफाई द मेडिकल ट्राई ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग नेम। तो ये प्राचीन भारत है तो उससे ये नाम लिए गए थे, चरखा, सुरता एंड पतंजलि, ये नाम लिए गए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन का जो प्रोपाउंडेड है वो किसके द्वारा आइडिया दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके। नेक्स्ट है 43, तेबेगा मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो तेबेगा मूवमेंट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल से। बंगाल में तेबेगा मूवमेंट हुआ था, बंगाल से रिलेटेड। अभी जैसे करंट में कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी चल रहा हो तो दोस्तों वो आपसे 100% पूछा जाएगा।
व्हेन वाज और नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अपना जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वो पहली बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। तो 1896 का अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो अभी वर्तमान में भी वही कांग्रेस है। तो उसका 1896 में पहली बार इस नेशनल सॉन्ग है वो गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो जो INC किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था बॉम्बे में। ध्यान रखना है 1885 बॉम्बे में, संस्कृत विद्यालय है वहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? स्थापना 1885 में हुई है। फर्स्ट अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ, संस्कृत महाविद्यालय में हुआ है। और इसके जो लीडरशिप है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी काफ़ी सारे अधिवेशन हुए थे, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, तो वो आपको केवल इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? तो वास्को डी गामा पहली बार इंडिया में कब आया था? तो ये आया था 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा है वो इंडिया में आया था। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री का। द कुतुब मीनार ए दिल्ली वाज बिल्ड बाय, तो कुतुब मीनार है दिल्ली की, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर। फिर वायसराय आएगा दोस्तों, तो फर्स्ट वायसराय कौन था? कैनिंग था। 1857 के बाद में वायसराय स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग है। फर्स्ट वायसराय पूछे तो कैनिंग होगा। और 1857 की क्रांति किसमें कौन था? वो भी कैनिंग ही था। तो अगर ये पूछ ले कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो कैनिंग होगा। और फर्स्ट वायसराय कौन होगा? तो 1857 की क्रांति में अभी वायसराय था, वो पद बना दिया गया था, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय पद बना दिया गया। 1857 की क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू और डाई करो या मरो स्लोगन वाज गिवन बाय विच फ्रीडम फाइटर इन 1942? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था 1942 में? तो 49 में, ये सभी को पता है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ये फिर इनको महात्मा गांधी जी को समझ में आ गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो अपनी जो पोलाइटनेस वाली नीति हैं उसके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें भी इंडियंस को लेके जाया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो 1939 से स्टार्ट हुई थी तो उसमें भी नहीं माना गया कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी नहीं दी थी अंग्रेज़ों के द्वारा। 1914 से 1918 के बीच में दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारे इंडियंस को ले जाया गया था यहाँ से भर्ती करके। तो उसमें गांधी जी की बहुत हेल्प ली गई थी, गांधी जी को ये विश्वास दिलाया गया था कि ये वर्ल्ड वॉर होने के बाद में हम हैं भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी मांगे पूरी नहीं की थी। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1939 से, तो 1939 से 1945 तक चला था। तो उसमें भी फिर वही चीज़ होने लगी, तो गांधी जी ने फिर ये कहा कि ये तो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं मानने वाले हैं। तो फिर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था कि अब या तो दो आज़ादी या आप जाओ। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के, तो इन्हीं से बेस्ड है, आसपास में वही क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक बार इन्हें ज़रूर रीड कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो मैं कंटिन्यू रखूँगा, हिस्ट्री की है दोस्तों। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों वो पॉलिटी का आएगा, फिर ज्योग्राफी का आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो दोस्तों मैं आपको कवर करवा दूंगा इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।